आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल। फिल्म मेकअप आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता दीपक सावंत। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। तेरे जैसा यार जहां, कहां ऐसा याराना। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं दीपक सावंत जी। और दीपक सावंत जी को आप जानते हैं फिल्म उद्योग के एक बहुत ही मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर। उन्होंने बहुत नामचीन सितारों के साथ बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम किया है, लेकिन जिस सितारे के साथ उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके साथ उन्होंने न जाने कितने दशकों तक काम किया है। ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीपक जी आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभारी हूँ जो मुझे आपने इतनी बड़ी इज्जत दी अपने स्टूडियो में बुलाकर। ये प्रोग्राम मैं कई सालों से सुनता आ रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा ये नहीं था कि मेरी किस्मत भी पलट जाएगी और मैं एक दिन आपके स्टूडियो में आके इंटरव्यू दे सकूं। जी। सो आज मेरी वो इच्छा पूरी हुई और वो भी दिन मुझे याद आते हैं कि जब मैं रेडियो सुना करता था। क्या बात है। और इसलिए मैं तमाम आपके लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। जी, अच्छा लगा। दीपक जी, लोग फिल्मी सितारों को जानते हैं लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट स्टाफ है उनका नाम बहुत ज्यादा नहीं होता, पर यह अलग बात है कि आपने बहुत नाम कमाया है और पूरी इंडस्ट्री में आप बिग बी अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर तो जाने ही जाते हैं। तो क्यों ना आपकी इस यात्रा की शुरुआत की कहानी एकदम शुरुआत से करते हैं। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि वो क्या किया करते थे और आपका बचपन मुंबई के किस इलाके में बीता है। मेरे पिताजी, उनका नाम है दत्ता सावंत करके। जी। ये एक अच्छे और बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे। अच्छा, तो ये कला आपको विरासत में मिली है इस तरह से? उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। अच्छा। लेकिन मेरे एक गुरु है पंडित जुकर करके, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं भाग्यशाली हूँ उन लोगों के साथ। फिर पिताजी ने भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान दिया था। अच्छा। और उनका ज्ञान, फिर पंडित जुकर जी का ज्ञान, और तमाम इंडस्ट्री के बोरकर दादा करके थे, बोरकर उनका। फिर एक पारांच पे करके मेकअप आर्टिस्ट थे, जो मेकअप आर्टिस्ट ऐसे थे कि एक बाल अगर लगा देते थे ना उसमें भी गेटअप निकलता था। ओके, इतने माहिर थे। माहिर। तो एक दिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक दिन सिर्फ। हाँ, लेकिन कमाल के मेकअप आर्टिस्ट थे। तो मैं भाग्यशाली हूँ उन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। और बचपन की कहानी क्या है? पिताजी तो मेकअप आर्टिस्ट थे, पर वो चाहते थे कि आप मेकअप आर्टिस्ट बने या वो जोर देते थे कि भैया पढ़ाई करो? नहीं, हमारी हालात बहुत खराब थे। जी। कहाँ रहते थे आप? हम बांद्रा में रहते थे। और प्रॉब्लम ऐसा था कि पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे, जैसे फिल्मालय है, जैसे देवानंद जी की कंपनी थी, उसमें तो
पुराने जमाने में क्या होते थे, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे। पुराने जमाने में कंपनी का मेकअप आर्टिस्ट हुआ करता था, नौकरी हुआ करती थी। नौकरी हुआ करती थी जी। तो हमारे पिताजी भी नौकरी करते थे, और जब उनकी पिक्चरें खत्म होती थी जी तो इनको निकाल दिया जाता था। हाँ, अब उनके पास जब काम नहीं है तो घर कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। तो घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम आते थे कि घर में कहीं फाके मारने पड़ते थे, पैसा नहीं होता था। और इसमें नॉर्मली हम लोगों को पिताजी ने गांव पे ही रखा। मेरा गांव जो है कराड़ में कुंभार गांव करके है, और माताजी में सब लोग उधर रहते थे। अब पिताजी यहाँ से पैसे नहीं भेजते थे तो गांव वाले तंग करते थे, खाने को नहीं देते थे, फिर तकलीफ देते थे, कुछ भी बोल देते थे। नेचुरली अभी उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे। तो ऐसे हालात में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, अपने को बम्बई जाना चाहिए। किस उम्र में आप बम्बई आ गए? मैं समझ लीजिए 11 साल का था तब मैं बम्बई आया। गांव तो बड़ा खूबसूरत, कराड़ का जो इलाका है, हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था, पेट खूबसूरत नहीं था। पेट में प्रॉब्लम हो जाती थी। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करने की ये थी जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वो इलेक्ट्रिक कंपनी में मैंने सोचा कि चलो इसमें काम कर लेते हैं। तब ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, कुछ नहीं था। तो मैंने बोला 2 पैसा मिले और मैं अपने घर को दे दूं। लेकिन ऐसा हुआ वहाँ के जो कंपनी में मुझे 30 रुपए पगार देते थे वो लोग। ये किस जमाने की बात है? ये समझ लीजिए 1965 के आसपास जी, 65-70। 30 रुपए देते थे और 25 रुपए मुझे खाने का देना पड़ता था। तो कुछ बचता कुछ नहीं तो 5 रुपए बचता था जी। वो 5 रुपए में क्या करेंगे? फिर हम लोग दूसरा कुछ काम करके ये करके थोड़ा पैसा जमा करते थे और थोड़ा गांव में भेज देते थे, और फिर अपने लिए कोई पैसा बचता नहीं था। जी। मेरे कलीग्स थे, फिर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया जी कि भाई मैं फ्यूज निकालूंगा वहाँ, आपके पास वो लाइट गई है तो नेचुरली बोलने के लिए आएगा वो आदमी, तो आप लगा देना। फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई। तब हमको एक फ्यूज लगाने के 2 रुपए मिलते थे जी। 2-4 फ्यूज निकाल देता था वो आते थे हमारे पास, हम जाते थे। जाने के बाद हम देखते थे वो 3रे माले 4थे माले पे रहते थे वो लोग। फिर मैं देखता था कि बेईमानी का पैसा न ले। वो फ्यूज तो उधर पड़ा था, मैं खाली उठा के लगाना था, मुझे कुछ करना तो था नहीं। तो फिर मैं क्या करता था, 4-5 दफे में उसके घर जाता था, ऊपर जाता था, थोड़ा खोलता था, फिर नीचे आता था, फिर थोड़ा ये करता था, फिर ऊपर जाता था, मेहनत करके। फिर मैं उसको बोलता था कि अगर लाइट आई तो बता देना। तो वो फ्यूज निकाल के मैं लगा देता था, फ्यूज के लाइट आ जाती थी। तो वो ऊपर से बोल देता था लाइट आ गई आ गई आ गई। वो 2 रुपया हमको देते थे, उसमें से 1 रुपया उसको देते थे, 1 रुपया हम रखते थे। बड़ी मेहनत से, लेकिन बेईमानी से नहीं करते थे। हम ये बोलते थे हम इतनी मेहनत लगाने को तो मैं 2 मिनट या 1 मिनट का भी काम नहीं था, वो उठा के लगा सकता था, लेकिन मेहनत करके फिर हम ये करते। तो मुझे कभी कभी याद आता है, तो मैं नेपा नगर एक गांव है, वहां से एक रोड जाती है, तो वहां लोग लूटते हैं। तो वो क्या बोलते मालूम है, लोग खूब मारते, पैसे भी लेते और मारते बहुत है। तो हम बोलते भैया तुम मारता क्यों है, तुमको पैसे तो दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो मारता क्यों है? बोला नहीं मैं मेहनत का खाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, मैं ऐसे मेहनत करके वो काम करता था और अपनी जिंदगी के लिए, थोड़ा घर के लिए बचाता था, कोशिश करता था कि घर को दिक्कत ना हो। उन संघर्ष भरे दिनों में सिनेमा की क्या जगह थी आपकी जिंदगी में? पिताजी को देखने के बाद और ये सब होने के बाद, जब उनको काम नहीं मिलता था, तब मैं सोचता था कि ये लाइन जो है वो एकदम अच्छी लाइन नहीं है, बकवास लाइन है, इसमें नहीं जाना चाहिए। मेरा ये था पक्का इरादा था जी कि ये लाइन में नहीं जाएंगे, हम कुछ भी इधर बाहर कर लेंगे जी जी जी, तो उधर नहीं जाएंगे। फिर ये करते करते हमको एक थोड़ा सा किसी ने बोला, एक चाय बोलने के लिए एक आदमी की जरूरत है। चाय बोलने के लिए? हाँ, कहीं कुछ ऑफिस में किधर चाय बोलने के लिए आदमी थी। तो मैंने उसको पूछा पगार कितना देंगे सर? तो उन्होंने बोला 45 रुपीज देंगे। ज्यादा थे पैसे थोड़े? सर इससे तो 15-20 रुपया ज्यादा हो गया। तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मुझे ये लगा कि ये तो मैंने ओके कर दिया है। अब उनका ऑफिस था 2 माले पे और चाय वाला 4 बिल्डिंग के आगे था। तो दिन में 50-100 ग्राहक तो आते ही थे उनके पास। तो बार बार मेरे को उतरना पड़ता था, जाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, वापस आना पड़ता था, फिर बोलना पड़ता था। तो काफी
दिक्कत वाला था, तकलीफदायक था। तो फिर मैंने एक आइडिया क्या किया है, एक मिरर लेके आया और जो लाइट आती है तो मैंने मिरर को वो चाय वाले को मार देता था। अच्छा, आईना चमका देते हाँ, थे, चमका देता इशारा करने के लिए। तो चाय वाला मुझे देख लेता था तो फिर मैं बोल देता था 3 चाय भेजना, हाँ, 4 चाय भेजना, उंगली का 4 5, तो वो भेज देता था। फिर वहां के मैनेजर को मालूम पड़ा कि ये जाता नहीं है, इधर ही बैठा रहता है और चाय बराबर आती है। मतलब चाय एक ज्यादा भी नहीं आती, एक कम भी नहीं आती। तो फिर मुझे लिया उन्होंने, बिठाया सामने, तुम जाते नहीं चाय कैसे आती? तो हमने बोला भाई आपका काम हो रहा है ना, आप काय के लिए ये कर रहे हो? आपका काम नहीं होता जी। तो बात अलग थी कि भाई हमारा काम नहीं हुआ है ये, तो आपका काम हो रहा है, आप क्यों मुझे से पूछ रहे हो? नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे हम। अब बोला ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमने बोला सर क्या है, मैं दिमागी थोड़ा सा तेज हूँ और मैं इनोवेटिव पर्सन हूँ, मुझे इनोवेशन करना बहुत अच्छा लगता है, नए तौर तरीके। नए तो मैंने देखा कि मैं 50 दफे जा रहा हूँ, 50 दफे आ रहा हूँ, तो मैं अपनी टाइम को और काम को और मेहनत को कैसे कम मेहनत में अच्छा काम करूँ। सो मैंने ये सोचा और मैंने उसको मारा, उसने चाय भेजी। तो उतने में उधर से मालिक आ रहे थे, तो मैनेजर ने बोला कि भाई ये काम करो, तुमको यहाँ से हम निकाल रहे हैं। अरे मैंने बोला यार मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, अच्छा बोला, हमने बताया, तो आप मेरे को काम से निकाल रहे हो? तो बोले नहीं उसके लिए नहीं निकाल रहे आपको, अब आपने हमको गुर सिखाया है, अब वो काम हम करेंगे। अरे तो उनका गोडाउन कीपर है ना, वो गांव चला गया 2-3 महीने के लिए। तो बोले आज के बाद आप गोडाउन कीपर बनोगे। ओके। तो गोडाउन कीपर बनाया उन्होंने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हमको तो काम करने से मतलब है, किधर भी काम करें। सो मैंने ओके किया। तो उन्होंने सामने से बोला आपकी तनख्वाह 57 रुपीज की, 57 रुपया और बढ़ गए। हाँ बढ़ गई, 12 रुपए बढ़ गए। हाँ लेकिन ईमानदारी से बढ़ी है। तो 27 रुपया उन्होंने बढ़ाया, मतलब 57 रुपया किया, 57 रुपीज। तो हमने बोला ठीक है चलो। तो अब मेरा काम क्या? तो बोले ये जितना मटेरियल है वो चालन में होगा वो देने का। हमने बोला ठीक है, बेंड है, टी है, एल्बो है, ये है, वो है, पाइप है, ठीक है। तो हम देते थे और हम उस जमाने में माहिम में रहते थे और मस्जिद बंदर में उधर नागदेवी स्ट्रीट करके है, उधर काम करते थे। तो आने में और जाने में हमको ट्रेन से आना पड़ता था, ट्रेन से जाना पड़ता था। तो पास निकालने के लिए, पास के उस जमाने में 12 रुपए थे, वो 12 रुपए के लिए 1-2 दफे मुझे पकड़ लिया उन्होंने। तो 12 24 बात 36 रुपए तो यही चला गया, बिना टिकट पकड़ा गया। अब घर में क्या देंगे? फिर हमने सोचा कि मम्मी है ना 2 रोटी एक पेपर में लपेट के दे देती थी। उस जमाने में 1.5 रुपया किलो तेल था। वो 1.5 रुपया किलो तेल डालने के लिए मम्मी के पास पैसा नहीं था, हमारे पास ही नहीं था, तो मम्मी के पास क्या कर सकते? तो वो सूखी रोटियां देती थी। अब सूखी रोटियां होती थी क्या, वो हाथ में जैसे पकड़ते थे टुकड़े 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 नीचे गिर जाते थे और राउंड राउंड करके वो गोल रखते थे तो वो टूट के गिरती नहीं थी नीचे। फिर मैंने क्या किया है कि एक होटल से एक सब्जी मंगाई, तो 1 रुपया था एक सब्जी प्लेट का। तो हमने सोचा 30 दिन करेंगे तो 30 रुपया चला जाएगा। अगर उसमें से 30 रुपया चला गया, 12 रुपया पास का चला गया, 40-45 रुपया ये चला गया, तो मेरे पास बचा क्या है, मैं घर कैसे चलाऊंगा? फिर मैंने ये सोचा, तो वो जो सब्जी मंगाना मैंने बंद कर दिया। 2 दिन मंगाई थी मैंने, बंद कर दी और 1 गिलास पानी मंगाता था, उसमें डुबो के खाता था। अरे बाप रे, रोटी पानी में डुबो के खाते थे ताकि वो गिरे नहीं। ऐसे चलता रहा। तो मेहनत करनी है। फिर अब चलो ये 30 रुपए तो मैंने बचा दिया, वो 12 रुपए कैसे बचाएंगे? ट्रेन वाले। तो फिर मैं तो इनोवेशन करता रहता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, अंदर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा और स्ट्रेट जाऊंगा तो मुझे टीसी पकड़ लेगा। फिर मैंने क्या किया, उसमें एक आइडिया किया। आइडिया ये किया कि 2 ट्रेन के डब्बों के बीच में एक वो आता है जंक्शन, वो जब ट्रेन शुरू होती थी मैं जंक्शन में खड़ा हो जाता। अरे बाप रे, इतना खतरनाक काम। हाँ, और
माहिम आता था तो उतरता था, अब सीधे मैं उसमें से जाऊंगा तो पकड़ेंगे वो। तो फिर उधर क्या, वो बाजू में सलिया लगी रहती थी ऐसे 7-8 फुट की ऐसे, और ऊपर से वो नुकीला वो रहता था। तो हमने बोला कि अभी इतना ऊंचा कूद के तो जा नहीं सकता हूँ, वहां से भी जा नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, तार मंगाया। तो 3 फुट पे 3 फुट पे 3 फुट पे ऐसे तार लगा दिए। तो एक पाँव इस पे रखा, एक पाँव उस पे रखा, एक पाँव उस पे रखा, फिर उल्टा होके फिर उससे पाँव रख के वापस आ गया नीचे। तरीके अपनाया अपने, तो तरीका अपना लिया। तरीके से मैं महीनों चलता गया। और रात को हमारी एक स्कूल थी, सुस्वागतम नाइट स्कूल थी, वो मैं मिस नहीं करता था। मैं वो स्कूल में जाने के लिए फिर यहाँ से सीधा जाता स्कूल में, 11 बजे छूटता था, फिर घर जाता था, फिर खाना खा के फिर वैसे ये करके। अब ऐसे कि स्कूल वालों का ये है कि वो घर में कोई लाइट थी नहीं उस जमाने में, वो दिया था, दिए में पढ़ नहीं सकते थे। तो बगल में एक माहिम डेपो आज भी है वो, जी जी। तो बाहर वो लाइट थी नहीं, तो बेसमेंट होते ना, उसके बेसमेंट में ऐसे जाते, उसमें लाइट होता करती थी। फिर मैं जाता था रात को, लाइट में पढ़ता था। क्या बात है, गजब का संघर्ष आप बता रहे हैं। और मुझे इस पूरे संघर्ष को सुन के एक गाना याद आ रहा है, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। क्यों ना ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जरूर। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल
दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दीपक जी, ये जो संघर्ष आप बता रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कितने मुश्किल राहों पर आपका बचपन चल रहा है। आपने बताया कि वो जो बेसमेंट था वहां लाइट होती थी तो वहां आप पढ़ा करते थे, पढ़ाई मिस नहीं करते थे, और 2 डब्बों के बीच के जंक्शन पे खड़े होकर आप नौकरी करने के लिए ट्रेन से जाया करते थे ताकि पास के 12 रुपए बच जाएं। इतना संघर्ष जीवन में था। कोई मनोरंजन का साधन था? कभी फिल्में देखा करते थे? नहीं, उसमें थोड़ा सा ये था कि मनोरंजन का साधन तो था। अब मनोरंजन करने के लिए जब जाएंगे तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसे मेरे पास कम थे, तो फिर हम क्या करते थे, वहाँ एक एरिया है अल्फ्रेड एरिया करके, वहाँ शम्मी कपूर जी की पिक्चरें लगती थी, बाकी सबकी पिक्चरें लगती थी। तो मैं शम्मी कपूर जी का फैन था उस जमाने में। क्या बात है। हाँ, और अब 1 रुपया 2 रुपया हमको जो टांगे को जाने के लिए है 5-7 किलोमीटर जाना पड़ता था। अभी भी है उधर बॉम्बे में, टांगा आता है ना घोड़े वाला, और चाबुक बड़ा लंबा होता था उनको, सटाके से मारते थे ऐसे जी। तो हम पीछे का जो 2 पहिए के बीच में एक रॉड आती है जी जी, वो रॉड पे बैठते थे और फिर वो जाते थे, तो उसको मालूम पड़ जाता था कि कोई ना कोई बैठा है पीछे, तो वो चाबुक से मारता था धड़ाके से। तो जैसे चाबुक पड़ती थी उतर जाते थे। फिर जाके वो शम्मी कपूर जी की पिक्चर देखते थे। ओके। तो उनकी ज्यादातर फिल्में मैंने उनकी देखी है। कौन कौन सी फिल्में याद हैं उस दौर की आपको? बहुत सारी फिल्में उनकी। मेरा ख्याल है जंगली उसी दौर में आई होगी। राजकुमार, बहुत सारी पिक्चर है उनकी। पिक्चरें में मिस नहीं करता था ज्यादातर जी। फिर दारा सिंह जी की पिक्चर होती थी। अच्छा अच्छा। महिपाल, दारा सिंह, और फिर आपके प्रदीप कुमार, ये बहुत सारे जो पुराने हीरो थे। अब पुराने एक्चुअल क्या कहानियां बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल की कहानियां होती थी, और ऐसा लगता था कि ये जो कहानियां है वो बांध के रखती थी। ऐसा नहीं कि देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं यार क्या देख के आया, ऐसा नहीं लगता था। दोस्तों के साथ जाते थे या माँ पिताजी के साथ? नहीं, माँ डैडी तो माहिम में रहते थे, ये इधर इतने दूर थोड़ा कैसे आएंगे? हाँ, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एक आध पिक्चर देख लेता था। अब ये आते तो हम जब ये नौकरी से शाम को छूटते थे तो कभी कभी एक आध दिन चले जाते थे पिक्चर देखने के लिए। जो गोडाउन कीपर था, वो गोडाउन कीपर ने क्या किया था, वो चोरी करता था। ओहो हो। वो जो पीतल का सामान, ये वो बॉल कॉक्स, ये वो बेच देता था। तो एक चोर मेरे पास आता था उधर, और वो जो चोर आता था वो मुझे बहुत परेशान कर देता था। अरे वो देता है तुम दो ना, उसने दिया तो तुम्हारे दे, क्या फर्क पड़ता है, कौन गिनता है इधर, कौन ये करता है, ऐसा बहुत मेरे को परेशान करता था। तो फिर मैंने थोड़ा दिन सुना और फिर मैंने उसको उठाया ऐसा, और उठा के गोडाउन के बाहर फेंक दिया उसको। अरे बाप रे। गोडाउन के बाद जैसे फेंका मैंने, वो भागा गया सेठ के पास। सेठ को वो जानता था। सेठ हमारे थे नारायण गणेश परांच पे, बहुत ही सज्जन गृहस्थ, बहुत ही सज्जन आदमी, और उनकी कंपनी थी एनजी परांच पे एंड कंपनी, उसमें मैं काम करता था। जी जी। तो फेंकने के बाद वो चला गया उधर, और मेरे खिलाफ उसने बहुत कुछ बोल दिया कि दीपक ने ऐसा किया, दीपक ने वैसा किया, दीपक ने ये किया, मारा मेरे को, ये किया। बुलाया मुझे कि तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ क्या करा जाए। तो हमने बोला कि देखिए मैं झूठ बोलता नहीं, मैं गलत काम करता नहीं, आपको जो सही लगे वो निर्णय ले लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ तो बताओ क्या किया। तो मैंने बोला देखो, पहले वाला आपका आदमी चोरी करता था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। ये मुझे मांगता है, ये करता है, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। हाँ। अब मेरी गलती है, फेंक दिया या मारा, तो आप मुझे निकाल सकते हो, आपको जो सजा देनी है दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे। हम बोला बहुत अच्छी बात है यार, मतलब अच्छा काम करने का सिला आप अगर दे रहे तो अच्छी बात है। तो बोले तुम आ जाओ। वो चोर था उसको बाहर भेज दिया, और फिर उन्होंने कहा कि दीपक मुझे जो आदमी चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो मैं कुछ समझा नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोले तुम एक काम करो, मेरी दूसरी कंपनी है, फैक्ट्री है मेरी जो डोंबिवली में है, तो मैं तुमको बॉम्बे का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता हूँ।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी तरक्की थी। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, उधर माल बनता है वो तुमको यहाँ बेचने का है, यहाँ फैक्ट्री को लगने वाला सामान यहाँ से तुमको वहाँ भेजना है, ट्रक में, इसमें उसमें। ये रात दिन का मुझे काम शुरू हो गया। तो मुझे डोंबिवली भी जाना पड़ता था, इधर मस्जिद बंदर भी रहना पड़ता था, फिर माहिम जाना पड़ता था। ऐसा करके मैंने किया और मेरा पगार उन्होंने 160 रुपए किया। जी, बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं करता रहा ये काम सब। तो मुझे साल में 3 दफे तो जॉन्डिस हो जाती थी। जॉन्डिस इसलिए होती थी कि रात दिन में काम करता था। मैंने काम के लिए कभी तब भी नहीं था, मैं कभी वो नहीं किया और आज भी नहीं करता हूँ। तो मैं काम मेरे लिए फर्स्ट है, काम मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं काम करता था। फिर उन्होंने फैक्ट्री पूना शिफ्ट की। पूना शिफ्ट करने के बाद मेरे पास काम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तुम पूना आ जाओ। तो मैंने बोला इतनी फैमिली लेके मैं कहाँ पूना आऊंगा, तो मैं नहीं आता हूँ सर, आप जाने दीजिए। फिर उन्होंने एक ऑफर भी दिया था कि तुमको जब भी लगे तो तुम आ जाना। तो हम गए नहीं। फिर पिताजी ने सोचा कि तू करेगा क्या इधर। तो मैंने बोला कि देखता हूँ मैं, दूसरा कुछ काम मिलेगा तो वो काम करेंगे हम। उतने में उनकी क्या इच्छा हुई मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि ये काम करो कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी में तुम आके, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेकअप आर्टिस्ट बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें 40-50 डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, कैमरामैन का डिपार्टमेंट है, साउंड का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, सब है। तुम बैठ के 2 दिन चूज कर लो, तुमको जो अच्छा लगता है वो डिपार्टमेंट में बोलो, तो मैं किसी को बोल के लगवा देता हूँ। आइडिया मुझे अच्छी लगी। मैंने बोला चलो ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपके फिल्म लाइन से नफरत करता हूँ। अरे बाप रे। आओ आओ देखेंगे, वो बात की बात है। तो फिर उन्होंने, दिलीप साहब के एक सेक्रेटरी थे, उनकी कंपनी थी सुचित्रा फिल्म्स करके। हाँ। उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई जी, दोस्त, दुश्मन, मीरा, बहुत सारी फिल्में बनाई। हाँ। तो उसमें दुश्मन के लिए काम चल रहा था, तब मुझे बुलाया गया। बुलाने के बाद मैंने देखा कि मर्सिडीज गाड़ी में एक खूबसूरत सा नौजवान उतरा। और अब तब मुझे जानता नहीं था कौन है, क्या है, कैसा है, क्योंकि पिक्चरें वो बाहर देखता नहीं था ना। तो जानता नहीं था। जानने के बाद मैंने पूछा भैया ये कौन है? तो बोले ये राजेश खन्ना है। बोला अच्छा है, बड़ा नाम है उनका, राजेश खन्ना है, वो ये पिक्चर के हीरो है। वो अंदर गए, जब बाहर निकले तो ट्रक ड्राइवर थे। अच्छा, मेकअप हो गया था। मेकअप करके कपड़े पहन के बाहर जब निकले तो ट्रक ड्राइवर थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मेकअप कितनी बड़ी कला है। इतनी बड़ी कला है जो जीवित इंसान को दूसरे इंसान में कन्वर्ट करता है। अभी तो गोरा चिट्टा नौजवान था और अभी ये ड्राइवर बन के, ट्रक ड्राइवर बन के आ गया। तो मैंने ऐसा सोचा कि पेंटिंग निर्जीव है, लेकिन उसमें जीव लाने की कोशिश करते। मैं जिंदा इंसान को अगर दूसरे कैरेक्टर में डालूं, तो इससे बड़ी कोई कला ही नहीं है। क्या बात है। तो यहाँ से आपका ध्यान मेकअप की तरफ आकर्षित हुआ। की तरफ हो गया। ये दुश्मन फिल्म की शूटिंग चल रही थी, दुलाल गुहा की फिल्म दुश्मन। ये मेरा ख्याल है 1971 की बात है। हाँ, 71 की होगी, 70-71 की ऐसा कुछ। तो वहाँ आपने मीना कुमारी को भी देखा ना। तो वहाँ वो जो शूट हो रहा था ना, तो उतने में पिताजी ने पूछा हमको, भैया क्या करोगे? हमने बोला मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। तो बम फूट गया। बम क्या सर, पूरा पहाड़ टूट गया। पूरा पहाड़ टूट गए। तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो, मैं भूखा मर रहा हूँ, तुम भी भूखा मरोगे, ये करोगे, वो करोगे, न जाने क्या क्या। जी। तो हमने बोला देखिए, इसमें मुझे एक कला दिखी और मुझे ऐसा लगा कि एक कलाकार करके आपको आगे आना चाहिए। और मैं जानता हूँ आपको काम नहीं मिला है। तो मैंने बोला कि आपने अपने हिसाब से काम किया। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं मैं मेरे हिसाब से काम करूं। मैं ट्राई करता हूं थोड़े दिन, अगर नहीं मिला काम तो छोड़ दूंगा, अगर मिला तो मैं करूंगा। तो बोले ठीक है 2-4 मेरे को देनी थी। तो मैं गया बाजू में, उतने में उनका एक मेकअप आर्टिस्ट था राजेश खन्ना जी का। तो कार्यकर दादा करके नाम था उनका। उनको किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा दूसरे-तीसरे दिन। तो अभी कार्यकर दादा भी क्या मेकअप नहीं करते थे, मतलब वो थोड़ा बहुत मेकअप करके छोड़ देते थे। और मेकअप
मेकअप के लिए आएंगे। बोला ठीक है, हमारे को कुछ जाता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो मिरर दिखाने का था और एक मलमल देना था, वो खुद ही करते थे, राजेश खन्ना जी खुद करते थे। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो पिताजी के पास बैग दे दिया, तो पिताजी ने मुझे थमा दिया, तुम बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनने को निकला है ना, ये ले ये ले, ये बैग पकड़, आईना दिखा। मैं बोला चलो ठीक है यार, अपनी किस्मत में यही होगा तो यही दिखाएंगे। फिर साइड में खड़े हो गए। तो राजेश खन्ना की आवाज थी, क्योंकि वो पिक टाइम था उनका। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला मेकअप, जोर से बोला। उतनी जोर से मैंने आवाज दी। मैंने बोला यस आई एम हियर सर। तो इतना जोर से जैसा बोला ना, राजेश खन्ना जी ने मुझे नीचे से लेके ऊपर तक देखा। कौन है ये बंदा, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये क्या है जो मुझे जवाब देता है। तो उन्होंने देखा ऊपर देखने के बाद मैं गया उधर, आईना दिखाया उनको, ये किया, फिर आईना हो गया, वो वापस चला गया। अब पूरा यूनिट जो है उसमें भूचाल आया था। ये कौन आदमी है जो राजेश खन्ना को आवाज देता है। तो फिर मालूम पड़ा ये दत्ता का लड़का है, दत्ता सावंत जी का ये लड़का है। तो फिर दोबारा शॉट में तैयार हुए, दोबारा आवाज दिया, यस सर आई एम हियर सर। और फिर गया, फिर आईना देखा, दिन में 10 बार 20 बार हो गया। अभी पूरे यूनिट में मैं फेमस हो गया। क्या बात, कौन है, दीपक सावंत है, ये दत्ता का लड़का है, दीपक सावंत है, दीपक। फेमस हो गया। फेमस होने के बाद 5वें दिन मुझे एक ऑफर आया पंडरी दादा जुकर जी से। वो हमारे पिताजी और साटम दादा करके थे, उनको बोले यार तुम एक काम करो, एक दीपक सावंत नाम का लड़का कोई है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा काम करता है। काम काय का मुझे 0% कुछ आता ही तो था नहीं। उनको ये मैसेज मिला कि वो दीपक सावंत काम अच्छा करता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भेजो, मेरे को जरूरत है उसकी। अरे गजब। तो मेरे को ये कंपनी जो है सुचित्रा फिल्म्स ने, ये सब मैंने काम करने के बाद मेरे को अपॉइंट किया। ओके। तो मेरा पगार हो गया 200 रुपया, और ज्यादा बढ़ गया। और आप पंडरी जुकर दादा के साथ काम उधर गए। तो उधर क्या हुआ था कि वो BR फिल्म्स का तरफ से बुलाया गया था। यहाँ से आगे की कहानी सुनते हैं, लेकिन दुश्मन की बात हो रही थी तो इतना बेहतरीन गाना है इस फिल्म में, वो सुनते हैं, वादा तेरा वादा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। बुलाए छाँव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। वही राजेश खन्ना का गाना सुना, धूम मचाता हुआ। पीक टाइम था राजेश खन्ना का, और राजेश खन्ना ने कहा मेकअप और आपने कहा यस सर, और यहां से आपकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पंडरी जुकर दादा की क्या खासियत थी? लेजेंड मेकअप मैन हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और वो किस तरह से आपको बीआर फिल्म्स ले गए, ये कहानी बताइए। ये वही, हमारी इंडस्ट्री छोटी है, ये कोने में कुछ होता है तो वो कोने में मालूम पड़ जाता है। तो उधर मैंने कुछ आवाज दिया था, ये किया था, पॉपुलर हो गया था मैं इधर, ये सुचित्रा फिल्म्स में। तो वो उनको भी मालूम पड़ा था, दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ा था, तो उन्होंने बोला था कि बुलाओ। तो मैं गया उधर पंडित दादा से मिलने के लिए। अभी मुझे ये एक था कि पंडित दादा के साथ काम करना है, और पंडित दादा के पास आर्टिस्ट बहुत थे, 6-7-8 आर्टिस्ट थे। उनके पास दिलीप साहब थे, उनके पास सुनील दत्त जी थे, और 2-4 हीरोइनें थी। ऐसे सबका काम बारी बारी से करते हो। इनका खत्म हुआ तो उधर जाते थे, उसका खत्म हुआ उधर, पूरा दिन उनका काम चलता रहता था। तो वो यश चोपड़ा जी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर थे बीआर फिल्म्स में। वो डायरेक्टर नहीं थे ना तो वो प्रोड्यूसर थे, बिल्कुल वो प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो मुझे उनको मिलाया, तो फिर बोले तुम्हारा नाम दीपक है? मैं बोला यस सर। काम करोगे? मैं बोला यस सर। तो बोले पगार कितना? तो मैंने बोला सर जो आप देंगे तो ले लेंगे। तो बोले आपको एक काम करते हैं हम 195, अभी पता नहीं 95 क्यों किया, मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला कम से कम 200 कर लेते ना। तो 195 का क्या मतलब है? तो बोले 195 खाना तुम लेके आने का और ट्रैवलिंग तुम्हारा। अब मुझे जरूरत थी तो मैंने बोला यस सर। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अभी उनकी शूटिंग खत्म हुई थी, इनकी शुरू होने वाली थी। तो फिर मैं यहाँ आया, सामान विमान देखा, लगाया, ये किया। किस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी? ये दास्तान फिल्म की थी। दिलीप साहब, फिर आपके वो शर्मिला टैगोर, बिंदु, ये लोग थे। तो दास्तान में दिलीप साहब थे। तो अभी नेचुरली पंडित दादा मेकअप करेंगे, हमको तो संभालना था, आईना ही दिखाना था, बिल्कुल उधर भी वही करना था जी। सो मैंने वो स्टाइल इधर भी अपना लिया। अच्छा, यस सर, ओके, आई एम हियर इधर। तो वो भी बोले कि कौन है ये? तो फिर मैंने क्या किया कि दिलीप साहब के ड्राइवर को पकड़ा और मैंने पूछा दिलीप साहब लाइक क्या करते, पसंद क्या करते? तो बोले दीपक जी, दिलीप साहब सफेद को पसंद करते। सफेद रंग। तो हमने क्या किया है कि हमने वो प्रोडक्शन वालों को बुलाया। तो यश जी के असिस्टेंट थे प्रोडक्शन वाला, उसको बुलाया मैंने बोला देखो मेरे को 3-4 टॉवेल चाहिए और 2 मेरे को बेडशीट चाहिए, और ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये दिलीप साहब को चाहिए। तो इतना हमको लाके देना। फिर मैंने क्या किया है कि ड्रेसिंग टेबल जो था ना वो ऐसे कीला नीला ऐसा था, तो पूरे ड्रेसिंग टेबल पे मैंने एक व्हाइट टॉवेल डाल दिया। रौनक आ गई। रौनक। उसके बाद में चेयर पे 2 टॉवेल डाल दिए, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे टॉवेल डाल दिए सफेद। उसके बाद में बाथरूम में जो छोटे छोटे टॉवेल है 2-3 जगह पे मैंने वो लगा दिए, और जो सोफा था सोफे को बेडशीट डाल दिया सफेद। क्या बात है। सब ये डालने के बाद दिलीप साहब आए, देखा दिलीप साहब ने ये वो सब देखने के बाद ये कौन है, किसने किया है ये? तो बुलाओ प्रोडक्शन वाले को। तो बोले ये दीपक ने शायद किया, ये मंगाया था दीपक ने, बुलाओ दीपक को। गया, प्रोडक्शन वालों को भी बुलाया, इधर आओ।
आज के बाद कपड़े दीपक लेगा, सीन दीपक लेगा, सब कुछ दीपक। मेरे कमरे में बाहर का कोई आदमी आना नहीं चाहिए, सारी जिम्मेदारी। और मैं रूम में रहता था, दिलीप साहब रहते थे। तो दिल जीत लिया आपने दिलीप साहब का। तो थोड़ा मैं दिमागी थोड़ा तेज था करके हो गया वो। क्या बात है। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने ऐसा ये किया कि भाई देखो दीपक, ये पंडरी है ना, वो आता नहीं है, वो ये हीरोइन के पास जाता है, वो हीरोइन के पास जाता है, ये हीरो के पास जाता है, मेरे तब देखता है तक नहीं है। मैंने बोला सर मैं हूं ना, तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया मैंने। तो बोले दीपक एक काम करते हैं, तुमको मेकअप आता है? मैंने बोला सर आता है लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो बोले अच्छा ठीक है। तो ये मेकअप में कहाँ सीखता था मैं आपको बताता हूँ अभी। वो पिक्चर में भी मैं क्या करता था, जूनियर आर्टिस्ट होते थे ना, जूनियर आर्टिस्ट, वो सुबह 5 बजे 6 बजे जाके मैं उनको मेकअप करता था। अरे गजब। लेडीज को जेंट्स को मेकअप करता था। फिर इधर भी ये दास्तान में सुबह जल्दी आता था मैं, उनको 5-6 बजे बुलाते थे ना, कर देता था। वो उनके लिए भी अच्छा था कि यार हमको मदद करता है, लेकिन मैं मदद नहीं करता था, मैं उधर सीखता था। क्या बात है। हाँ, तो इधर आने के बाद जब पंडरी दादा आते थे मेकअप के लिए, तो जब मेकअप लगाना शुरू करते थे तो हमको क्या बोलते थे, जाओ जरा टॉवेल लेके आओ। वो टॉवेल लेके आए तो फिर वो दूसरी शेडिंग करनी है, तब बोलते थे जरा टिश्यू पेपर लेके आओ। तो उनका एक ये था कि इसको बताना नहीं है और हमको था कि सीखना है। फिर हमने क्या किया है कि वो पूरी की पूरी बैग उठा के बाजू में कमरे के बाहर ही रख दिया। बाहर रख दिया। जैसे उन्होंने बोला टिश्यू लेके आओ, मैंने टिश्यू डाला, टिश्यू अंदर दे दिया। अंदर देते ही उनको समझ में नहीं आया कि कैसे उसको बाहर भेजूं। फिर करना पड़ा। तो मैंने देखा कि इधर शेडिंग किया है, उधर इन्होंने बेस लगाया है, इन्होंने पप रूज लगाया है, आईब्रोज किया है, ये किया है, वो सब देखा। देखने के बाद फिर मैं रात को जाके उस पर रिसर्च करता था। रिसर्च ये करता था कि उन्होंने ये कलर किया है, 665F किया है, तो 665D क्यों नहीं किया? या 626D क्यों नहीं किया? तो इसके ऊपर रिसर्च करता था मैं, और उसके ऊपर फिर रिसर्च करके मैं अपना एक कलर निकालता था। उधर में सीखना ही है ना हमको। और सामान वमान ये वो चकाचक रखता था मैं, तो आर्टिस्ट भी खुश, ये सब खुश, और अच्छा लगता था उनको। दिलीप साहब ने मेरे को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, 2 पिक्चरों में तुम मेरे साथ पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट जाओगे। वाह वाह वाह। कौन सी फिल्में थी वो? तो एक कोई फिर कब मिलोगी, ऐसे 2-3 कोई फिल्म थी उनकी, छोटी छोटी फिल्में थी। तो उसमें मुझे लेके गए। मेरे लाइफ का, जीवन का पहला मेकअप मैंने दिलीप साहब का किया। वाह वाह वाह, बड़े किस्मत वाले रहे आप। गॉड इज ग्रेट जी। चूंकि यहाँ तक बात आ चुकी है और दास्तान फिल्म की बात हो रही है, तो दास्तान फिल्म का गाना सुनते हैं, टाइटल सॉन्ग, ना तू जमी के लिए है ना तो आसमां के लिए। सुनते हैं। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा।
वो शाख ही न रही जो थी आशियां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। दीपक, ये यहाँ से दीपक सावंत जो हैं वो जुड़ गए दिलीप कुमार के साथ। अब आगे की कहानी क्या है? अभी इसमें क्या हुआ था, सुचित्रा फिल्म्स तो अपने को मिल गई थी 200 रुपया, BR फिल्म्स मिल गई थी 195, 5 रुपए कम। 5 रुपए कम। अभी एक भोलू खोसला करके एक फिल्म थी, उनको मालूम पड़ा, उधर भी पिताजी थे एक्चुअल। अच्छा, असिस्टेंट में थे पिता। हाँ। तो पिताजी ने बोला तुम इधर भी आ जाओ। हाँ। अब घर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा हल हो गया था। हाँ। तो फिर वो भोलू खोसला कंपनी में वो हमको रखा। हाँ। उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। तो फिर वो करने के बाद अब उधर जो राधेश्याम करके एक मेकअप आर्टिस्ट थे, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो थे, तो उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट थे, शत्रुघ्न सिन्हा, नीता खयानी, बच्चन जी, ये सबका मेकअप करना पड़ता था। तो थोड़े लेट हो गए, तो बच्चन जी जब आए ना उधर, पिक्चर शुरू हुई, तब मैंने पार्ट 2 कर दिया दिलीप साहब का। दिलीप साहब को जो मैं करता था रूम में, वो सारी चीजें मैंने अमित जी के लिए कर दी। मतलब सब कुछ मैं वो स्टूडियो में कर दिया। ओके। रूम नंबर 8 में। आपको ये नहीं लगा ये तो कोई नया आर्टिस्ट है, अमिताभ बच्चन? मेरे लिए तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो खूबसूरत होना चाहिए। क्या बात है, अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। मैंने वो नहीं सोचा था कि नया है, जूना है, ये है, कुछ नहीं जी। मैं और अच्छा कैसे काम करूँ, अच्छा से अच्छा कैसे काम करूँ। कौन सी फिल्म बन रही थी ये रास्ते का पत्थर करके एक बन रही थी फिल्म। और फिर हमने वो किया, तो ये अमित जी आए, अमित जी ने दरवाजा खोला, देखा, सब कुछ सफेद, सब सफेद देख के हाँ। फिर अंदर इंटर किया। वाह। तो एवरी डे जब भी आते थे वो ऐसे ही 5 मिनट दरवाजे पे रुकते थे, सब मुआयना करते थे, फिर अंदर आते थे। क्या बात है। तो हमारे लिए तो अच्छा है भाई। और फिर हम काम करते थे एज ए असिस्टेंट। आईना दिखाने को बोला तो सर आईना दिखाना। हाँ। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने हमको पूछा आप मेकअप करते हो क्या? मैंने बोला सर करता तो हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट है सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मुझे देना पड़ता है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर बोले तो मैं करूंगा सर। तो उनकी इजाजत ली गई। हाँ, तो उनको बुलाया गया और अमित जी ने डायरेक्ट पूछा कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो दीपक से कराऊं क्या मैं? तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है करा लीजिए। मैंने किया, मेकअप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद वो बोलने लग गए कि इतना अच्छा मेकअप करते हो और तुम पीछे रहते हो। तो हमने बोला कि सर रिस्पेक्ट बड़ी होती है। हाँ, तो रिस्पेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं जी, करना पड़ता है। तो बोले ठीक है। फिर हमने उनका मेकअप ये किया, फिर संभाला भी मैंने। तो एक दिन वो ड्राइवर साहब थे नागेश शेट्टी, वो आया मेरे पास। तब मेरे ख्याल से जया जी और का शादी होने वाली थी। जी। तो साहब नेचुरली अभी गाड़ी में तो बोलेंगे ना क्या है, कौन अच्छा करता है, ये करता है। तो नागेश ने मेरे को बोला
यार इतने अच्छा आर्टिस्ट है, पर्सनल के लिए उनको बोलो। तो मैंने उनका स्वभाव देखा था, बच्चन जी का, बहुत अच्छे इंसान, अपना काम लगन से करते थे। सीन एक दफे नहीं पढ़ते थे, कम से कम 10-15 बार पढ़ते थे। उसको पढ़ के रिवाइज करते थे, रिवाइज करके फिर शॉट देते थे। तो उनका फर्स्ट शॉट ओके होता था, क्यों? क्योंकि वो इतना मेहनत करके फिर वो शॉट देते थे। तो ये मुझे ये लगा कि ये आर्टिस्ट जो है एक ना एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेंगे। और ठीक है, बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, लेकिन अभी अपने पास काम है, मिल रहा है, तो क्यों नहीं करे। तो हमने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरी इच्छा है कि आपके साथ काम करें। तो उन्होंने सामने से बोला कि भाई दीपक, मेरी इच्छा भी थी लेकिन मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आपने बोल दिया तो हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। इस तरह आप बन गए अमिताभ बच्चन के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट। और वो भी तब जब जंजीर नहीं आई है। जंजीर का चल रहा था, पैरेलल चल रही थी जी। तो फिर हमने थोड़ा जंजीर में भी ये किया। थोड़े दिन के बाद जंजीर का भी हमने काम किया, फिर ये भी काम किया। दोनों काम करने के बाद फिर उनके सेक्रेटरी का हुआ आया कि आपकी पिक्चरें चलती नहीं है, तो मेकअप आर्टिस्ट मत रखना। सेक्रेटरी बोले और ये तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो मुझे अमित जी ने बोला कि दीपक ऐसा ऐसा है, मैं रखूंगा तो आप ही को रखूंगा, आपके सिवा किसी को रखूंगा नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा ये करते हैं। तो हमने बोला मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास सुचित्रा फिल्म्स है, मेरे पास BR फिल्म्स है, मेरे पास ये कंपनी है, तो 500-600 रुपए तो वैसे ही मिलता है मुझे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना करिए। तो वो करने के बाद जंजीर हिट हो गई। हिट होने के बाद उनको निकाल दिया उन्होंने, फिर मुझे बुलाया। क्या बात। और बोले कि तुमको मैंने प्रॉमिस किया था कि एज एन मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको रखूंगा। तो मैंने बोला वो तो आपने याद रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। तो उन्होंने वहां से शुरू किया, फिर मेरे को घर लेके गए। अच्छा। तब मेरे ख्याल से शादी हो चुकी थी इनकी। हाँ, तो ये प्रतीक्षा? नहीं, प्रतीक्षा नहीं, ये कोई लाकड़ा वाला करके कोई बंगलो था। अच्छा। तो उधर जया जी ये थे, फिर मुझे लेके गए। फिर जया जी से बोला जया जोर से, तो आए जया जी। तो उनको बोला कि ये दीपक सावंत है, आज से मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। फिर जया जी ने बोला आपको पसंद है ना, तो ठीक है। फिर मैं उधर से निकल गया और उस टाइम से फिर मैं काम किया उनका। क्या बात है। जंजीर जब बन रही थी और आप जंजीर की मेकअप टीम में थे, तो क्या आपको लग रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं था, बाकी सब फिल्में बनती वैसी फिल्म बन रही थी जी। फिर स्मिता जी भी, मैं स्मिता जी के साथ भी काम किया ना। वो कहानी सुनते हैं, यहाँ जंजीर का गाना सुन, क्योंकि बात जंजीर की हो रही है, तो कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे आप जंजीर का? जंजीर का अभी जो आपको अच्छा लगता है वो सुना दीजिए। यारी है ईमान मेरा सुनते हैं। हाँ, ये अच्छा है, यहाँ से तो यारी शुरू हुई। बिल्कुल, इसीलिए। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला, हम नेवाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार
मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह, झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। फिल्म मेकअप आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता दीपक सावंत से यूनुस खान की बातचीत आप सुन रहे थे। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।